ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं और हर ग्रह की अपनी अहमियत है। जब भी कभी आप कोई रेमेडी करना चाहते हो, एनालिसिस करते हो, एक प्लेनेट पर फोकस होकर कभी भी एनालिसिस नहीं किया जाता। सभी प्लैनेट्स को ओवरऑल बेसिस पे देखा जाता है। लेकिन हर एस्पेक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए आप मन से संबंधित कोई चीज़ देखना चाहते हैं, इमोशन से संबंधित कोई चीज़ देखना चाहते हैं, लिक्विड कैश देखना चाहते हैं, माता को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है। मान लीजिए आप किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं तो बृहस्पति की मदद ली जाती है। आप कर्म कर रहे हैं, फल अच्छे नहीं मिल रहे तो शनि की पोजीशन देखी जाती है। तो ओवरऑल बेसिस पे हर ग्रह को एनालाइज किया जाता है। आज का वीडियो बहुत खास है, अलग है। बात करूंगा चंद्रमा पर। हम जब बहुत सारे ग्रहों की बात करते हैं, बृहस्पति पे बात करी, राहु पे बात करी, शनि पे बात करी, चंद्रमा को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट है। अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ है, वो फ्रक्टिफाई होगा या नहीं होगा, ये हम चंद्रमा की स्थिति देखकर तय करते हैं। चंद्रमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा इमोशंस का कारक है। लाल किताब में दिल से संबंधित चंद्रमा को माना गया है। लिक्विड कैश चंद्रमा से देखा जाता है। लेफ्ट आई का कारक है चंद्रमा। तो दोस्तों चंद्रमा की बहुत ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। और वैसे भी आजकल मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जहां व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी था, कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं भी नहीं थी, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसीज उसकी इतनी ज़्यादा थी। और दोस्तों चंद्रमा, जैसा मैंने कहा, मन का कारक है और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है। जरा सी निराशा आई मन में, सुसाइडल टेंडेंसीज आने लग गई। बहुत सारे लोग जो हमें कंसल्ट करते हैं वो कहते हैं कि सर बहुत समय से कभी कभी तो ऐसा मन में आता है कि निराश होकर अपने जीवन का अंत ही कर लूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चंद्रमा से संबंधित है। और जो राजयोग बन रहे हैं, जैसे पंच महापुरुष योग है, उसमें चंद्रमा तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हम चंद्रमा को देखकर ये देखते हैं कि क्या वो फ्रक्टिफाई होंगे भी। इसी वजह से दोस्तों जब लाल किताब की हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम चंद्र कुंडली की भी मदद लेते हैं, यानी चंद्रमा को बेस बनाकर कुंडली बनाई जाती है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है ये चीज़ें किस तरह से की जाती हैं। और चंद्रमा पे कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो कौन से भाव में है, उससे भी फर्क पड़ता है। आज का वीडियो में थोड़ा सा बात करूंगा कि किन किन भावों में चंद्रमा बहुत अच्छे फल देता है, या चंद्रमा जहां पर कमज़ोर हो जाता है, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है। और एक उपाय लेकर आया हूँ बर्फ़ के शिवलिंग का। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत लोगों को कराया है, अच्छा लाभ हुआ है। सावन का महीना आने वाला है, उसमें ये उपाय करो, इसकी और महत्वता बढ़ जाती है। अदरवाइज ये सोमवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले फिर क्लियर कर दूं, कभी भी एक ग्रह को बेस बनाकर आप मत देखा करो ओवरऑल कुंडली। उससे सिर्फ एक आइडिया लग सकता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती हैं। कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कहाँ पर बैठा है, किस चीज़ को अफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा वीडियोस चलते हैं, उसमें कहा चंद्रमा पीड़ित हो गया। अब चंद्रमा पीड़ित हो गया तो किस एस्पेक्ट में पीड़ित हुआ है, क्योंकि चंद्रमा तो लेफ्ट आई का कारक भी है, चंद्रमा हमारी इमोशंस का कारक है, हार्ट का कारक है। चंद्रमा से हम अपना मानसिक स्थिति देखते हैं, चंद्रमा से माता को देखा जाता है, चंद्रमा से लिक्विड कैश को देखा जाता है। किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है ये डिपेंड करता है चंद्रमा किस भाव में बैठा है। दोस्तों इन जनरल मैं बता दूं, डिस्कशन आगे और बढ़ाने से पहले 3 भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 6th, 8th एंड 12th। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा है तो इन जनरल चंद्रमा के रिजल्ट्स अफेक्ट हो जाते हैं। चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि क्या चंद्रमा के आसपास, यानी मान लीजिए वो छठे घर में है,
तो क्या 5वें घर में या 7वें घर में कोई और प्लेनेट है या नहीं है, क्या उनमें से उन प्लैनेट्स में से किसी की सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर कोई सपोर्ट नहीं है, चंद्रमा के रिजल्ट और खराब होते हैं। दृष्टि कौन सी पड़ रही है, तो छठा, आठवां और 12वां, पहले मैंने इन 3 को अलग किया। अब आप कहते हैं सर हमें तो किस्मत बनानी है, तो कैसे कर सकते हैं। छठे, 8वें, 12वें में भी अगर आपका चंद्रमा है ना, ऐसा नहीं है कि छठे, 8वें, 12वें में चंद्रमा हो जाएगा तो उसकी किस्मत ही नहीं चमकेगी। बस फर्क ये है जहां पर वो बुरे रिजल्ट दे रहा है, जिस एस्पेक्ट में दे रहा है उसके लिए उपाय कराया जाता है। उसके लिए स्पेसिफिक एनालिसिस आपको कर लेना चाहिए कि वो किस भाव में किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, तो उसी हिसाब से उपाय होता है। बाकी मैं एक उपाय आपको बर्फ के शिवलिंग का जरूर बताऊंगा, जो छठे, 8वें, 12वें में जिनके भी चंद्रमा है वो ये उपाय जरूर करें, बहुत लाभ रहेगा। अब बात शुरू करता हूं कि कौन कौन से भाव में किस्मत बदल सकता है। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आप बात पूछे तो फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, और इवन बहुत बार 11th हाउस में भी अगर कोई बहुत बुरे एस्पेक्ट नहीं है तो चंद्रमा किस्मत बदलने वाला ग्रह बन जाता है। खासकर तब जब उस पर मेलिफिक एस्पेक्ट ना हो, उसके आसपास कोई प्लेनेट हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस के अंदर आएगा ना, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जो अकेले में रहना पसंद करेगा, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी, बिना बात पे किसी से पंगा नहीं करना, और सबसे बड़ी बात आपके चेहरे पर एक शाइन देगा। चंद्रमा अगर आपका अच्छा होगा तो आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और आप लक्षण से भी देखा करिए कि किस तरह से आपका चंद्रमा किसी भी भाव में हो, लक्षण देखो। क्या आपके माता के साथ संबंध अच्छे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, इतना सोचते हो कि वो आपके हाथ से वो ऑप्शन ही निकल जाती है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। और दोस्तों एक बात आपको, आप चाहे इसको थोड़ा सा आपको कड़वी लगेगी, इमोशंस की आज की डेट में बहुत ज़्यादा जगह रह नहीं गई समाज के अंदर। आप तो इमोशन से चलते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बना के चल रहा है। आप मान लीजिए दोस्ती कर रहे हैं, रिश्तेदारी है, आप तो इमोशन से चल रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर रहा है। यानी आप चल रहे हो चंद्रमा से, इमोशन से चंद्रमा, वो चल रहा है बुध से, बुध यानी दिमाग से, तो वो हर चीज स्ट्रेटजी से लेकर चलता है। तो चंद्रमा जब भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, व्यक्ति ओवर इमोशनल हो जाता है। तभी तो ये केसेस आजकल सामने आ रहे हैं कि जहां एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल था, सुसाइड कर लिया उसने, या उसको किसी ने डिच कर दिया, तो उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी रहती है, और फिर उसी हिसाब से प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह से मान लीजिए सेकेंड हाउस में आपका चंद्रमा है, तो वाणी से आपको लाभ हो सकता है। फर्स्ट हाउस के अंदर अगर चंद्रमा है ना, तो आप अपनी मेहनत से, आप अपनी अट्रैक्ट करने की पावर से, आप अपने डिसीजन मेकिंग से आगे ग्रो कर सकते हो। सेकंड हाउस में अगर आपके चंद्रमा है, वाणी से आप इसको बहुत अच्छे से, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, दूसरों को अट्रैक्ट भी कर सकते हो और आगे ग्रो कर सकते हो। इसी तरह से मान लीजिए चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है, तो सुख का कारक माना जाता है। जितना भी होगा आपको, बहुत लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको जितना है उनके पास, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत संतोष में है। तो चंद्रमा वहाँ पर बहुत बार फोर्थ हाउस में देखा गया, और फोर्थ हाउस में चंद्रमा के लिए लाल किताब ये भी कहती है, जितना दान करोगे उतना आपके पास धन वापस आएगा। इसी तरह से फिफ्थ हाउस का चंद्रमा स्टडी में अच्छे रिजल्ट देता है, अगर उस पर कोई नेगेटिव या एफ्लिक्शन में नहीं है चंद्रमा। इस तरह से आप चंद्रमा का ओवरऑल एनालिसिस कर लो, वो किस भाव में बैठा है। मान लीजिए खाना नंबर 9 में यानी 9th हाउस में बैठा है, बृहस्पति कहीं आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा भी एफर्ट करेगा ना, तो बहुत अच्छा किस्मत का लाभ मिल जाता है। तो चंद्रमा पहले एनालाइज कर लो लक्षण से और किस भाव में बैठा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें इसलिए नहीं जाता कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है हर व्यक्ति के लिए समझना। बहुत ज़्यादा डीप में चले जाओ तो हर व्यक्ति उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मैंने कुछ एस्पेक्ट्स पे आप पे बात कर ली कि उस पर नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो, आसपास चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हो,
चंद्रमा अगर अकेला भी है तो उस पर अगर कोई दृष्टि पड़ रही है अच्छी, जैसे बृहस्पति की दृष्टि, तो चंद्रमा इन जनरल बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए किसी केस में आप कहते हैं कि सर लक्षणों से या कुंडली के भाव से आपको ये पता चल रहा है कि चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। अब चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो वैसे तो स्पेसिफिक, क्योंकि वो किस हाउस से अफ्लिक्ट हो रहा है उसके हिसाब से उपाय कराया जाता है, लेकिन यहाँ मैं दो चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला काम ये करिए, 400 ग्राम कच्चे चावल लीजिए, 400 ग्राम मिश्री ले लो। मिश्री जो लेनी है वो धागे वाली मिश्री लेनी है। ये दोनों चीज़ों को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर 4 दिन तक धर्म स्थान में लगातार देकर आओ, यानी 400 ग्राम रोज देनी है, 4 दिन तक देनी है। सिर्फ रख के आनी है आपने, किसी भी मूर्ति के सामने, आप शिवलिंग के सामने भी रख के आ सकते हैं। किस दिन से शुरू करनी चाहिए? सोमवार सबसे बेस्ट दिन है जिससे ये उपाय शुरू किया जा सकता है। ये तो पहला कार्य है। अब दूसरा कार्य जो ये उपाय है, मैंने बहुत लोगों को कराया है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, खासकर ऐसी स्थिति में जहाँ व्यक्ति कहता है सर लोन बहुत बढ़ गया है, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत है, स्ट्रेस बहुत आता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता कोई भी कार्य करने का, इवन काम पे जाने का मन नहीं करता, और रिश्तों में कड़वाहट आ गई। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मन से परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। अगर ऐसी स्थिति हो रही है, आप क्या करिए, एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो बहुत लाभ देता है। हर सोमवार के सोमवार इसमें क्या करिए, बर्फ़ का शिवलिंग बना लीजिए। बर्फ़ का शिवलिंग बनाना बहुत आसान है। किसी भी चीज़, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में ये बात करी हुई है, मैंने उसमें इवन प्रोसेस भी पूरा दिखाया हुआ है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एक आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी कटोरी में या ग्लास में, छोटे ग्लास में आप बर्फ़, साफ़ पानी डाल दो, उसकी बर्फ़ जमा लो, उस पर आप दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, गंगा जल ले लो और गुलाब जल ले लो, ये दोनों को मिक्स कर लो और ये शिवलिंग पर पहले जल चढ़ा दो और फिर ये जो मिश्रण आपने बनाया ये चढ़ा दो। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर गंगा जल भी नहीं है हमारे पास, तो सादा जल प्रयोग कर लो, भोले बाबा तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आपकी आस्था होनी चाहिए। और ये जो उपाय है सबसे बेस्ट रहता है मंदिर में करो। मंदिर में इसलिए क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा बना है, ऊर्जा ऐसी है, आपको जल्दी असर आता है। मान लीजिए किसी केस में मंदिर में नहीं जा सकते तो घर के अंदर भी कर सकते हैं। घर के अंदर आप बनाकर इसको कर लीजिए। और जो ये जल आपने, अब मंदिर में जाओगे वहाँ तो आप जल सारा प्रवाह हो जाता है। मान लीजिए घर पर कर रहे हो आप, किसी थाली में रख लो, उसके अंदर शिवलिंग रखा, आपने अभिषेक किया, तो वो जो जल इकट्ठा होगा वो जल आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी में जी में नहीं डाला जाता, उनके अलावा किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तो इस तरह से अगर ये आप नियमित तौर पर उपाय करोगे ना तो चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी सबसे बेस्ट रहता है अपनी पत्रिका का स्पेसिफिक विश्लेषण करा लो, देख लो कि चंद्र की स्थिति क्या हो रही है, कौन सा प्लेनेट चंद्र को खराब कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, मान लीजिए शनि से चंद्र खराब हो रहा है, शनि और चंद्रमा की कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसको हम विष योग कहते हैं, तो शनि के उपाय भी कराए जाते हैं। तो उस तरह से उपाय आपको स्पेसिफिक बताए जा सकते हैं। आप जहाँ पर भी आपका श्रद्धा हो, जहाँ पर आपका विश्वास हो, आप वहाँ से ले लीजिए, लेकिन उस केस के अंदर रिजल्ट्स बेटर आते हैं। जब तक नहीं करते तब तक जो मैंने उपाय बताए वो जरूर करिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक नहीं किया। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।